हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट कर चुके थे और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत सारी चीजें सीखी थी। आज हम उसको आगे, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सप्लेन व्हिच ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाई, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। जो आपका OH वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्यों बता सकते हैं बच्चों? रीजन बताओ क्या है इसका। तो जब रेजोनेंस हुआ था तो इसमें ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या डेवलप हुआ था? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या डेवलप हुआ था फिनोल में, बताओ। अरे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है ना, हुआ है बच्चों। अब देखो अपन इसको और एक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये तो मैं पढ़ा चुका हूं कि रेजोनेंस के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या डेवलप हो रहा है? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, इसको अपन और किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, जैसे सपोज ये मेरे पास है बच्चों, ठीक है। अब मैं फिनोल में बच्चों इलेक्ट्रोफाइल का टेक ऑर्थो पोजीशन पे करवा रहा हूं, ठीक है। कहां करवा रहा हूं? ऑर्थो पोजीशन पर। तो समझना बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये ऐसे बनाओ बच्चों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बना सकता हूं। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक कर सकता है, बोलो बच्चों। जब इसने यहां अटैक किया तो ये बन गया बच्चों कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन बन गया क्या, बोलो बच्चों। अब देखो इस कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस हो सकता है, इस कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस हो सकता है क्या, बोलो बच्चों। अब देखो कैसे, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर जा सकता है। जब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर जाता है, ठीक है, तो पॉजिटिव यहां पहुंच गया बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहां से यहां पहुंचे, तो जब ये यहां से यहां पहुंचेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कुछ समझ पा रहे हो आप? अब क्या हो गया देखिए आप ध्यान से, ये जो कार्बोकेटाइन बना ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। रीजन समझ पा रहे हो? हाँ देखो, ऑक्सीजन एक बार क्या कर सकता है बच्चों, अपना लोन पेयर देकर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा ना बोलो बच्चों। अरे इसका लोन पेयर देकर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा ना, बढ़ाएगा बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू, समझ में आया बच्चों, बोलो। तो ऑर्थो पोजीशन पर जब हमने अटैक करवाया कार्बोकेटाइन बना, वो कार्बोकेटाइन बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेशन के कारण स्टेबल हो रहा है, हो रहा है क्या बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के कारण स्टेबल हो रहा है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इसमें देखिए, इस बार मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं इलेक्ट्रोफाइल का टेक पैरा पोजीशन पे करवाता हूं, करवाओ बच्चों। तो देखो बच्चों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा हो गया बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल का टेक यहां हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक यहां हुआ, देखो बच्चों हो गया, तो ये वाली पिक्चर बन गई क्या, बोलो बच्चों। अब बताओ क्या हो सकता है इसके अंदर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, और ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा, है ना, तो बच्चों बताओ यहां पहुंच गया क्या, बोलो बच्चों। पॉजिटिव यहां पहुंच गया, अरे पहुंच गया क्या, ध्यान दीजिए, पहुंच गया बच्चों। अच्छा, पता है ना कि जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वो कार्बन एक बार के लिए क्या हो गया,
sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है ना, हो जाता है। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा बच्चों? अरे बढ़ाएगा ना, बोलो बच्चों, बढ़ाएगा। याद करो ये चीजें आपने सीखी है ना। तो अगेन ये मैं सेम पॉइंट क्या मैं यहां भी लिख सकता हूं क्या? पैरा पोजीशन में भी सेम पॉइंट लिख सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है? बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है बच्चों। अब देखो, अगर मान लो मैं इसको मेटा पोजीशन पे करवाता हूं, ठीक है बच्चों, मेटा पोजीशन पर अटैक करवाते हैं बच्चों अपन। देखो सुनो, यहां से मैं इधर खींच लेता हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है ना, और इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर अटैक करवाते हैं। करवाओ। तो जैसे ही आपने का मेटा पोजीशन पर अटैक करवाया, करवाया बच्चों, ये अटैक करवाया आपने, ठीक है, ये बन गया पॉजिटिव। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पे जाएगा, जाएगा बच्चों। अब जब यहां जाएगा, ये पॉजिटिव यहां आ गया, और फिर देखो ये यहां पर पहुंच जाएगा बच्चों। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या इस कंडीशन में आपको OH इफेक्ट ऑब्जर्व होगा क्या? क्या इस कंडीशन में इस पॉजिटिव चार्ज के लिए, क्योंकि देखो बच्चों उस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा ही नहीं। देखो ये स्टार्ट यहां हुआ ना, ये स्टार्ट यहां हुआ है, तो यहां से यहां जाएगा और यहां जाएगा, यानी उस कार्बन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता जिसपे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। बोलो आ सकता है क्या? अरे नहीं आ सकता। तो अब मुझे बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए M इफेक्ट तो नहीं लगा पा रहा? बोलो बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए M इफेक्ट तो नहीं लगा पा रहा, नहीं लगा पा रहा। तो फिर ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? M नहीं लगा तो क्या लगाएगा? माइनस आई, माइनस आई लगाएगा ना बच्चों। और माइनस आई से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा ना। अब बताओ बच्चों, कौन सी कंडीशन में कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है? जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर अटैक कर रहा है या मेटा पर अटैक कर रहा है? बताओ। ऑर्थो पैरा पे अटैक कर रहा है तब बन रहा है ना बच्चों? बोलो, बन रहा है ना? समझ में आ गई बात? ऑर्थो पैरा पे अटैक करने से बन रहा है स्टेबल। तो देखो बेटा, मैं क्या कह सकता हूं कि यहां लिखते हैं, देखो इन दिस कंडीशन, है ना, इन दिस कंडीशन, लिख देता हूं यहां पर मैं, मेटा पोजीशन, इन दिस कंडीशन प्लस M इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट of OH group is not observed for positive charge of carbocation. Means here OH group will represent minus I effect, and that's why positive charge of carbocation will increase, resulting in the decrease in stability. बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई है ना? आगे देखो, where is at ortho and para position, है ना, प्लस M इफेक्ट
of OH group is observed for पॉजिटिव चार्ज। बोलो बच्चों, ऑर्थो पैरा पे बोलो ये इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। ऑर्थो पैरा पे जब अटैक किया तो इसने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को राइज किया ना बच्चों। तो देखो बेटा, अगर आपको पूछा जाए कि भैया आपका जो OH ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना, तो अब आपको ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या लगा कि ये रेजोनेंस के कारण ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज ले आता है, या जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करवाने से जो कार्बोकेटाइन बना वो कार्बोकेटाइन OH ग्रुप के प्लस एम इफेक्ट के कारण ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल। कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही लगता है बताओ? सेकंड वाला ज्यादा सही है बच्चों, सेकंड वाला ज्यादा बेटर है। समझ में आई बात? अरे बच्चों ये बात समझ में आ गई? आ गया? अब देखो बेटा सुनो, इसी तरह से हमें ये बताना है बच्चों कि एक्सप्लेन व्हाई NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। अब देखो, एक तो हमने ये सीखा था कि जब रेजोनेंस होता है तो ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब हम इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ के सीखेंगे इसमें, है ना, इलेक्ट्रोफाइल को इस पे जोड़ के सीखते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, यहां ध्यान देना क्या होगा। देखो बच्चों क्या करेंगे, ये मान लीजिए मेरे पास NO2 है, ठीक है बच्चों। अपन सबसे पहले अटैक करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अटैक करवा दिया। अटैक करवाने के बाद देखो बच्चों ये मिल गया। अब जब रेजोनेंस होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक जंप मार के जाता है क्या? पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक जंप मार के जाता है। तो देखो बच्चों, ये यहां से यहां जाएगा, जब वो यहां से यहां जाएगा बच्चों, तो ये वाली पिक्चर बनी। फिर ये यहां से यहां गया बच्चों। अब बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए, उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया जिस पर हमने एक इंटरनेशनल भिखारी को जोड़ रखा है ना। बोलो बच्चों, अरे इंटरनेशनल भिखारी को जोड़ रखा है, तो बोलो बच्चों ये NO2 क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस कंडीशन में इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई ना बच्चों। अरे समझ में आया क्या? देखो बच्चों, ये समझ में आ गया? पक्का कंफर्म? अच्छा, अब देखो, अगर मैं यही चीज इसकी पैरा पोजीशन पे करता हूं, देखो बच्चों, है ना, पैरा पोजीशन पर अटैक करवाते हैं अपन, करवाए बच्चों। अब देखो, ये अटैक यहां करेगा, देखिए इलेक्ट्रोफाइल को मैंने यहां जोड़ दिया बच्चों, ठीक है। अब बताओ, अगर यहां पे अगर मैं देखूं तो ये इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव यहां पहुंच गया बच्चों। अब बताओ, अगेन उस कार्बन पर पॉजिटिव पहुंच गया जिस पर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है बच्चों। क्या ऑर्थो पैरा पे एक जैसी कंडीशन डेवलप हुई? क्या ऑर्थो पैरा पे एक जैसी कंडीशन डेवलप हुई? तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों कंडीशन में, इन कंडीशन A एंड B, है ना, NO2 will decrease stability of carbocation due to its strong electron
विड्रॉविंग नेचर। क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, आप पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो पॉजिटिव चार्ज और राइज होगा, पॉजिटिव चार्ज राइज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब देखो बच्चों, अगर मैं क्या करता हूं, मैंने बच्चों इस तरह से किया, इस बार मैं मेटा पोजीशन पे करवाता हूं, तो करवाइए बच्चों। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अटैक यहां हुआ बच्चों, जैसे ही इसका अटैक यहां हुआ, ठीक है बच्चों, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ गया, ये पॉजिटिव यहां है। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये यहां से यहां जाएगा, है बच्चों। फिर नेक्स्ट कंडीशन में ये यहां जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ इस कंडीशन में क्या पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर आएगा? पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर आएगा क्या जिस कार्बन पर आपका NO2 जुड़ा हुआ, नहीं जुड़ा? तो या वो उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा क्या? बोलो बच्चों, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रॉन्गली खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा ना बच्चों, नहीं खींच पाएगा ना, कंपैरेटिवली कम खींचेगा, है ना। कंपैरेटिवली खींचेगा तो सही, लेकिन कम खींचेगा ना। अरे इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम हो जाता था। तो बोलो बच्चों क्या बोलेंगे? इन दिस कंडीशन कार्बोकेटाइन is destabilized to a lesser extent, है ना, to a lesser extent. So this carbocation will form in ESR of नाइट्रोबेंजीन। बोलो बच्चों समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए? ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए बच्चों? देखो NO2 जब था तो ऑर्थो पैरा वाला कार्बोकेटाइन अनस्टेबल हो रहा है और मेटा वाला कंपैरेटिवली कम है, तो मेटा वाला बनेगा। फिनोल के केस में बच्चों देखो, फिनोल के केस में बच्चों ऑर्थो पैरा वाला कंपैरेटिवली स्टेबल है और मेटा वाला अनस्टेबल है। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो बेटा, इस पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक मिनट रुको, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना आप, जो अपन अभी डिस्कस किया है ना, इसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ये देखो बच्चों क्या कह रहा है, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, है बच्चों, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, टिक कर लेना भैया। एग्जाम्पल 10.9, ऑल्दो क्लोरीन है ना is an electron withdrawing group yet it is orthopara directing in electrophilic aromatic substitution reaction Y। अब देखो बच्चों आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसने वही मेथड लगाया ना, इलेक्ट्रोफाइल को इसने, बोलो बच्चों, अटैक करवाया। इलेक्ट्रोफाइल को इसने एक बार ऑर्थो पर, एक बार इसने मेटा पर और एक बार इसने पैरा पर अटैक करवाया, करवाया ना बच्चों, बोलो अटैक करवाया। आप देखो बेटा, अब अगर आप ध्यान दो, है ना, तो ऑर्थो पे जब इसने अटैक, यहां देखो बच्चों इस स्ट्रक्चर को देखो, क्लोरीन अपना लोन पेयर देखकर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है ना, बोलो बच्चों। इसी तरह से देखो पैरा पोजीशन पर भी क्लोरीन अपना लोन पेयर देकर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है क्या? अरे बच्चों बढ़ा रहा है क्या? बढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है? ये देखो इसने वैसे ही बनाया एकदम। अब देखो बच्चों कहता क्या है, पढ़ो क्या कहता है, देखो क्लोरीन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। बोलो बच्चों आपको पता होगा
कि क्लोरीन का -I और +M होता है बच्चों। लेकिन आपको पता है क्लोरीन का -I +M से ज्यादा इफेक्टिव है ना बच्चों? अरे पता है ना, क्योंकि +M क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि यहाँ इंटरेक्शन हो रहा है 2p 3p के बीच में, है ना। तो पहली लाइन समझ में आएगी बच्चों, क्लोरीन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन, है ना, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिलीजेज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। बोलो बच्चों, +M इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन दे रहा है। थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मुझे बताओ, जिस इफेक्ट से आप इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो तो आप पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाओगे ना। जिस इफेक्ट से आप इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे ना, बनने वाली तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे डायग्राम में, देखो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन लिखा हुआ बच्चों। और फिर देखो ये वाली लाइन पढ़ो बच्चों, ये वाली लाइन क्या कह रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइजेस इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। समझ आया बच्चों? अरे बोलो बच्चों। तो बच्चों जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको OH वाला एग्जांपल करवाया था, तो OH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है याद है क्या? बोलो बच्चों, OH ग्रुप का +M एंड -I होता है क्या? अरे OH का +M और -I होता है। तो मुझे बताओ, OH के केस में +M ज्यादा इफेक्टिव होता है ना? OH के केस में +M ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि 2p इंटरेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा, ये स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा। जबकि हेलोजन के केस में -I ज्यादा इफेक्टिव है, तो ये स्टेबिलिटी कम बढ़ाएगा, अनस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा। क्या बात सही है? अरे बच्चों समझ में आया? अब देखो क्या कहते हैं, ये पढ़ो, थ्रू रेजोनेंस हेलोजन टेंड्स टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन, द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ओर्थ एंड पैरा पोजीशन। लिखा हुआ बच्चों, द इंडक्टिव इफेक्ट, ये लाइन पढ़ो देखो बच्चों, ये वाली लाइन, द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस and causes net electron withdrawal and thus cause net deactivation। क्या ये लाइन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी? क्या ये मैं लाइन आपको समझा चुका हूं बच्चों कि हेलोजन के लिए -I इफेक्ट +M से ज्यादा होता है? अरे बच्चों लिखा हुआ है देखो एनसीईआरटी में, लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। फिर क्या कहता है, द रेजोनेंस इफेक्ट टेंड्स टू अपोज द इंडक्टिव इफेक्ट। अलग है ना, रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट घटा रहा है, दोनों का इफेक्ट अपोजिट है ना। बोलो बच्चों, द रेजोनेंस इफेक्ट्स tends to oppose the inductive effect for the attack at ortho and para position, hence makes the deactivation lesser for ortho and para attack। अब देखो बच्चों ये लाइन देखो, reactivity is thus controlled by the stronger inductive effect and orientation is controlled by resonance effect। ओरिएंटेशन का मतलब समझते हैं बच्चों? अरे ओरिएंटेशन का मतलब समझते हैं कि कहां जाएगा वो, ऑर्थो पैरा मेटा। तो ओरिएंटेशन किससे डिसाइड हुआ? ओरिएंटेशन किससे डिसाइड हुआ? रेजोनेंस से हुआ बच्चों, ठीक है। और रिएक्टिविटी किससे डिसाइड हो रही है? रिएक्टिविटी किससे डिसाइड हो रही है? बोलो बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट। आपका दिया हुआ है पेज नंबर 315 के ऊपर, ये पेज नंबर है बच्चों 315। अब बच्चों ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, तो समझ गए आप, है ना? बात समझ आएगी? अरे राजवीर गोदारा, हेलोजन मेटा डायरेक्टिंग कैसे हो गई यार, हद हो गई। हेलोजन लोन पेयर देके ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज नहीं ला रहा है क्या? और ऑर्थो पैरा पे कार्बोकेटाइन को स्टेबल नहीं कर रहा है क्या? ये क्या बना हुआ है? नीचे लाइन क्या लिखी थी, ओरिएंटेशन रेजोनेंस से होगा कंट्रोल्ड। तो रेजोनेंस क्या करता है, इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, सॉरी नेगेटिव चार्ज नहीं ला रहा है क्या? हो गया भैया? चलो देखो सुनो, वापिस चलते हैं अपन। अब देखिए बेटा सुनिए, अगर मैं बात करूं यहां पर, क्या देखो, हमने लिया बच्चों ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है बच्चों, क्लोरोबेंजीन पर ये लोन पेयर है बच्चों। अब देखो, अगर मैं इस लोन पेयर को इधर शिफ्ट करवाऊं तो इधर आएगा बच्चों। तो देखो बेटा, ये मिला मुझे, हो गया,
नेक्स्ट देखो बच्चों क्या होगा, ये यहां से यहां जाएगा, फिर ये यहां से यहां जाएगा, और फिर ये यहां से यहां जाएगा, जाएगा बच्चों। अब अगर आप इसके रेजोनेंस को ढंग से देखो तो रेजोनेंस के कारण बच्चों ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या डेवलप हुआ, रेजोनेंस के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या डेवलप हुआ, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों बताओ इलेक्ट्रोफाइल फिर कहां मूव करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां मूव करेगा, वो ऑर्थो पैरा पे जाएगा ना। अरे बच्चों ऑर्थो पैरा पे जाएगा ना, जाएगा। आप देखिए अगर आप इसका बनाओ ये इस तरह से, ये ऐसे हो गया बच्चों, ठीक है। ये Cl इस तरह से देखो बच्चों, यहाँ आया पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव 1/3 1/3 1/3। बच्चों ओरिएंटेशन का मतलब समझते हो क्या, ओरिएंटेशन का मतलब जो अब नया ग्रुप आएगा उसकी एंट्री कहां होगी। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई थी ना कि ओरिएंटेशन डिपेंड्स अपॉन रेजोनेंस, याद है क्या। अरे ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो सुनो, ओरिएंटेशन मींस एंट्री ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना, ठीक है ना, कि किस ओरिएंटेशन किस जगह पे जाके वो अटैक करेगा, समझ में आ गया। तो ओरिएंटेशन मींस एंट्री ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन PHCl डिपेंड्स अपॉन रेजोनेंस। आ गया बच्चों समझ में, बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या, अरे बच्चों समझ में आ गया। अब देखो बेटा, हमने कल रिएक्टिविटी के कुछ ऑर्डर लिखे थे, याद है क्या, कल रिएक्टिविटी के जब हमने ऑर्डर लिखे थे तो हमने क्लोरोबेंजीन को बेंजीन से कम रिएक्टिव लिखा था ना, हमने कल क्लोरोबेंजीन को बेंजीन से कम रिएक्टिव लिखा था ना, लिखा था क्या बच्चों, क्यों लिखा था याद करो। अभी अपन ने क्या देखा था, क्या लिखा हुआ था लाइन की, जो रिएक्टिविटी है वो कौन डिसाइड करता है, रिएक्टिविटी कौन डिसाइड करता है क्लोरोबेंजीन में, अरे आई इफेक्ट करता है ना। तो आई इफेक्ट कैसा है, माइनस आई है ना, अरे इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, माइनस आई है। और बेंजीन में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है ना बच्चों, बेंजीन में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है ना। तो अब मुझे बताओ, जब क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन खींच के वहां डेंसिटी कम कर देगा, तो वो बेंजीन के कंपैरिजन में उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा ना, बेंजीन के कंपैरिजन में। बोलो बोलो, हो जाएगा बच्चों, ये बात समझ में आ गई, आ गया समझ में बच्चों, बोलो। चलो अब देखो बच्चा सुनो, अब मैं कुछ ग्रुप को आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन कौन से मेटा डायरेक्टिंग है। तो चलिए अपन सबसे पहले लेते हैं बच्चों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समझ लीजिए, कोशिश कीजिए। देखो बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हमेशा और हमेशा क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखिए पहला मैंने लिखा है बच्चों स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, तो कौन हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। बोलो बच्चों, कोई इलेक्ट्रॉन कब दे सकता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, अरे तभी दे पाएगा ना। बोलो, कोई इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब उसके पास हो। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन आप कैसे दिखा सकते हो, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर से, बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, अगर दोनों में कंपेयर करें, नेगेटिव और लोन पेयर में। अरे नेगेटिव और लोन पेयर में कंपेयर करें तो किसकी होगी, नेगेटिव होगी ना। अच्छा नेगेटिव नेगेटिव में भी कंपेयर करना है, अगर नेगेटिव नेगेटिव में भी कंपेयर करना है तो फिर क्या देखेंगे, फिर क्या देखेंगे बच्चों, ईएन देखेंगे ना। देखो बच्चों, तो अब देखो बेटा क्या दिख रहा है, CH2 माइनस O माइनस NH2। अब देखो इनके ऊपर बच्चों लोन पेयर है कि नहीं है,
और इनके ऊपर देखो बच्चों नेगेटिव चार्ज है क्या? अरे है, बोलो बच्चों, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है। हो गया बच्चों, आगे बात समझ में? आगे चलिए, अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। वो थे स्ट्रॉन्ग, ये मॉडरेटली। अब देखो बच्चों, एक ग्रुप था OH, ठीक है बच्चों, तो OH में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ बेंजीनिंग में जा रहे हैं। OH में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बेंजीनिंग में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए ये पीएच ग्रुप जोड़ रखा है, लेकिन अगर मान लो ये वाला ग्रुप है, दिख रहा है आपको, इसमें क्या होगा बच्चों, बोलो, इसमें क्या होगा, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, और ये इधर भी जा सकता है। जा सकता है क्या बच्चों, बोलो बच्चों। तो अब मुझे बताओ, रिंग में कंपैरेटिवली कम जाएगा ना? अरे रिंग में कंपैरेटिवली कम जाएगा, तो ये मॉडरेट हो गया कि नहीं हो गया? अरे मॉडरेट हो गया। तो क्या लिखा देखो, व्हेन लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन टू साइडेड रेजोनेंस। बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, टू साइडेड रेजोनेंस। तो बच्चों बताओ, फिर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग में जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा वो कितने साइड रेजोनेंस में जाएगा बताओ? वन साइडेड रेजोनेंस। समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होगा, यहाँ क्या होगा, अपन बोल सकते हैं बच्चों, हियर लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन वन साइडेड रेजोनेंस। आगे बात समझ बच्चों, बोलो। नेक्स्ट आओ बच्चों, देखो वीकली एक्टिवेटिंग मतलब ठीक ठाक है। देखो बच्चों, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप वो है जिनका प्लस H इफेक्ट हो या कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो। तो बच्चों देखो, इसमें प्लस H लगेगा क्या? अरे बच्चों, इनमें अल्फा हाइड्रोजन है ना, CH3 CH2 CH3। और देखो बच्चों, इनमें क्या है, इनमें आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बच्चों, है, बोलो बच्चों। अरे समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, सुनो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपकी, क्या, बोलो देखो क्या, हेलोजन जो है ना बच्चों, हेलोजन के पास लोन पेयर तो होता है बच्चों। तो लोन पेयर तो ये देंगे, तो लोन पेयर के कारण तो क्या डिसाइड होता है? अरे लोन पेयर के कारण क्या डिसाइड होता है बच्चों? ओरिएंटेशन, है ना। लोन पेयर के कारण ओरिएंटेशन डिसाइड होगा, तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा, अब उसमें इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री कौन सी पोजीशन पर होगी? इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री कौन सी पोजीशन पर होगी? ऑर्थो पैरा पे होगा। लेकिन रिएक्टिविटी किससे डिसाइड करेंगे आप? रिएक्टिविटी किससे डिसाइड होगी? आई इफेक्ट से। अब देखो, आपको पता होगा ये वीकली डीएक्टिवेटिंग क्यों है, क्योंकि इनका प्लस एम इफेक्ट कंपैरेटिवली माइनस आई से कम होता है ना। अरे बच्चों पता है क्या, बोलो, ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अब देखो बच्चों, ये वापस यहां लिखा मैंने एक, हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट दे आर वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। व्हाई? ये बताना है बच्चों। तो देखो, मैं आपको पहले बता के आ चुका हूं, है ना। मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा के वैसे बताता हूं आपको। देखो बच्चों सुनो, क्या करते हैं अपन, जैसे सपोज मेरे पास ये बच्चों इस तरह से है, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया ऑर्थो पोजीशन पर। देखो बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव करवाया बच्चों। अब बात को थोड़ा सा ध्यान देना आप समझने पे। देखो बच्चों, ये बना, अब ये रेजोनेंस होगा, तो जब इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज, बोलो बच्चों, यहां पहुंच जाएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच जाएगा। अब बच्चों बताओ, ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है और ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या इनमें एक बार इंटरेक्शन होके पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? अरे ये पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? तो बोलो बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पर स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। अरे यस साधवानी, तेरे को समझ में आई ये बात? यस साधवानी, हाँ जी। अब जैसे देखो बेटा, ये आपने ऑर्थो पर अटैक करवाया, ऐसा कैसा किस में मिलेगा आपको?
ऐसा कैसा किसमें मिलेगा? पैरा में मिलेगा। तो पैरा वाला बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा मेटा ले लूँ क्या? देखो बच्चों, अगर मैं मेटा वाला लेता हूं, देखिए ये लिया मैंने, इस बार मैं मेटा पोजीशन पर टेक करवाता हूं। देखो नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप ध्यान दीजिए बच्चों क्या हो रहा है। इसने टेक यहां किया, बोलो बच्चों। अब देखो, अब यहां से ये यहां पहुंचेगा बच्चों, ये यहां आ गया, एंड देन फिर ये यहां पहुंच जाएगा। अब बच्चों बताओ, जब मैंने मेटा पोजीशन पर अटैक करवाया तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर कभी आ पाएगा क्या जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है? नहीं आ पाएगा ना। तो क्या अब इस कंडीशन में ये प्लस एम इफेक्ट लगा पाएगा? क्या ये इस कंडीशन में प्लस एम लगा पाएगा? तो फिर क्या लगाएगा? माइनस आई लगाएगा ना। अरे बोलो बच्चों, ये माइनस आई लगाएगा ना। अरे समझ में आई बात? आ गया बच्चों? तो देखो बच्चों क्या कहता है, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। सही बात है। देन मेटा पोजीशन, ये बात समझ में आई? देन मेटा पोजीशन, हेलोजन स्टेबलाइजेस कार्बोकेटाइन ड्यूरिंग ESR बाय प्लस एम इफेक्ट। अब बताओ बच्चों, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है क्या? अरे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है क्या? अब देखो, बट ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज इन बेंजीनिंग। ये बात भी सही है, हेलोजन माइनस आई इफेक्ट लगा के रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। ड्यू टू विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेंजीनिंग, रिंग गेट्स समवॉट डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन। सही बात है क्या? अरे देखो, हमने लिखा है कि रिएक्टिविटी उसकी बेंजीनिंग से कम होगी बच्चों, है ना? कम होगी ना। एंड ESR, है ना, to benzene, and ESR in haloarenes occurs slowly and it requires more drastic condition as compared to those in benzene। ये बात में आई, रिंग डीएक्टिवेट हो गई तो हमें फिर कंडीशन ड्रास्टिक लेनी पड़ेगी। क्लियर हुई के बाद? अब बच्चों बताओ, इनमें अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्टिविटी फॉर ESR, ध्यान से जल्दबाजी मत करना इसमें, बताओ बच्चों क्या होगा आंसर? कौन मैक्सिमम रिएक्टिव होगा? कौन मैक्सिमम रिएक्टिव होगा बच्चों? कई बच्चे तो वाकई में कितना ही समझा दो उनके दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं है। इसमें मैक्सिमम रिएक्टिव ये होगा बच्चों, आपको कितनी बार समझाया है कि जब हेलोजन पे प्लस एम और माइनस आई दोनों लगते हैं तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर आई का ज्यादा होता है। क्या ये बात आपको 50 बार नहीं समझा चुका? जो बच्चे बार बार आयोडीन वाले को इसमें बोल रहे हैं। अरे किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा यार? देखो 2p नहीं होगा क्या? उदिता जोशी, भव्या जाखड़ा, आपको समझ में नहीं आता क्या? अरे बच्चों, मैंने आपसे क्या बोला था कि जब आपका when प्लस एम एंड माइनस आई बोथ आर इन पिक्चर, देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? अरे आई की होगी ना। ये बात मैं आपको दूसरी तीसरी बार लिखा रहा हूं। भव्या जाखड़ा, समझ में नहीं आया तेरे को? देखो बच्चों, आयोडीन के बात अगर करोगे तो ये 5p है और ये 2p है। अरे तो बच्चों बताओ, यहाँ रेजोनेंस इफेक्टिव है ही नहीं ना। अरे रेजोनेंस इफेक्टिव होगा क्या? नहीं होगा ना। चलो बच्चों अब आ जाओ।
अब बात करते हैं बच्चों मेटा डायरेक्टिंग की। मेटा डायरेक्टिंग की, तो बच्चों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन होते हैं पता है क्या? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो। कौन से हो बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग कैसे? जैसे देखो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, जो बहुत अच्छे से खींचे। तो जितने भी कैटाइंस है बच्चों, बोलो बच्चों, कैटाइंस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? ये तो पता है ना, CH2+, NH3+, है ना बच्चों, NR3+। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट देखिए बच्चों, जैसे ये NO2 CnSO3H, है ना, ये देखिए बच्चों, दिख रहा है? ये भी आपको NO2 याद है क्या? इंटरनेशनल भिखारी बोला था हमने इसको, बोलो बच्चों। फिर देखो बच्चों नॉर्मल डीएक्टिवेटिंग, मतलब डीएक्टिवेट करते हैं लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं करते। तो देखो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और जितने भी एसिड डेरिवेटिव समझते हो क्या? एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एसिड एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड। अरे बच्चों जानते हो क्या? आप इसको ऐसे याद रख लो, जिसमें भी नॉर्मल डीएक्टिवेटिंग कौन है, जिसमें भी आपको ये कार्बोनिल ग्रुप दिख जाए, जिसमें भी आपको ये कार्बोनिल ग्रुप दिख जाए, है ना, और यहां कुछ भी हो सकता है, वो सारे के सारे क्या है? नॉर्मल डीएक्टिवेटिंग है। अरे इनमें सब में देखो CO ग्रुप है, देखो बच्चों, ये CO, ये COH, ये COCl, COOC2H5, CONH2। अब तो कुछ भेजे में बैठा। अरे बोलो बच्चों, भेजे में बैठा क्या? चलो बच्चों, अब मुझे बताओ बच्चों, जब आपने बोला कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बना था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है ना? अरे बोलो बच्चों, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कल ही बनाया हमने। देखो ये कार्बोकेटाइन ये बनाया था, ये पढ़ा बच्चों, लिखा था हमने कार्बोकेटाइन। अब देखो बच्चों, हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है ना, हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। तो आप मुझे बताओ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या करना पड़ेगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा ना। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है -m और यहां लिखा हुआ है +m, पता है क्या? अब वो पता होगा, M इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इलेक्ट्रॉन देगा तो अच्छे से देगा, और खींचेगा तो बहुत अच्छे से खींचेगा, पता है? अरे पता है क्या? बोलो। MHI इफेक्ट का ऑर्डर लिखाया था। अरे बच्चों MHI का लिखाया था। अब देखो ये H है, इधर -H इधर +H, इधर -I इधर +I, और बीच में 0, मतलब कोई सा भी इफेक्ट नहीं लग रहा। तो बच्चों देखो, जैसे जैसे आप इस सीरीज में इधर जाओगे, आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा, बोलो बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना बच्चों? तो अपन कह सकते हैं रिएक्टिविटी फॉर ESR बढ़ेगी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बढ़ी तो रिएक्टिविटी बढ़ गई बच्चों। चलो अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड साइट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें इन कंपाउंड्स में साइट आइडेंटिफाई करनी है बच्चों। करें तो सबसे पहले बच्चों कंपाउंड ए में आ जाओ, बताओ कंपाउंड ए में सब्स्टिट्यूट क्या है? CH3 है। इस CH3 का क्या है बच्चों? +H एंड +I है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्या? अरे है क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? बोलो। ये कहां पे अटैक करवाएगा? बोलो बच्चों, फोर्थ एंड पैरा पे करवाएगा क्या? इन पोजीशन पे बच्चों करवाएगा? करवाएगा पक्का? बोलो। चलो अगला देखो बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन अगेन रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन देगा,
कहाँ जाएगा बच्चों? ऑर्थो पैरा पे जाएगा, जाएगा बच्चों। चलिए आगे आओ बच्चों, ये फिनोल है बच्चों। फिर रेजोनेंस दिखाएगा कौन सी कंडीशन पर? ऑर्थो एंड पैरा पे। बोलो बच्चों, बात नाइट्रोजन की करें, ये देगा तो बोलो बच्चों ये ऑर्थो पैरा पे जाएगा। क्या आपको समझ में आई? ये चारों में किसी को डाउट है क्या? आशुतोष, गौतम, कोई डाउट है क्या? आशुतोष, गौतम, चलो बच्चों अब आओ। COOH ग्रुप, या अभी मैंने थोड़ी देर पहले COH ग्रुप बताया था कि ये आपके क्या होते हैं? एवरेज डीएक्टिवेटिंग है या नॉर्मल डीएक्टिवेटिंग है। ये देखो ये बड़ा COH नॉर्मल डीएक्टिवेटिंग बताया था। ये कौन से डायरेक्टिंग होते हैं? ये कौन से डायरेक्टिंग होते हैं? मेटा होते हैं ना बच्चों। ये देखो ये मेटा पर अटैक करेंगे। अब आ जाओ, अगला NO2 है, बताओ बच्चों NO2 क्या लगाएगा? मेटा पोजीशन। ठीक है बच्चों, चलो अब आओ अगले में। देखो बच्चों अगले में बच्चों G में यहाँ NH2 भी है और OH2 भी है। अब बताओ बच्चों किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा? डिसाइड किसके अकॉर्डिंग होगा, NH2 या OH? बोलो बच्चों NH2 करेगा ना डिसाइड? अरे NH2 करेगा, क्योंकि NH2 क्या होगा? मोर डोनेशन है ना बच्चों। तो इस NH2 के अकॉर्डिंग देखो बच्चों इसकी पैरा पोजीशन तो ऑक्यूपाई है, तो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा ना। अरे NH2 की पैरा पोजीशन तो ऑक्यूपाई है ना भाई लोगो। चलिए अगले में आइए H में। अब बताओ बच्चों इसका होगा +M, इसका होगा -M, कौन डिसाइड करेगा? NH2 करेगा क्या? करेगा बच्चों, देखो यहाँ और यहाँ करेगा। ये समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब आ जाओ बच्चों, ये हमारे पास अगला I। देखिए बच्चों एक रिंग से नाइट्रोजन लोन पेयर जुड़ा हुआ है और दूसरी रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जुड़ा हुआ है। तो किस रिंग पर अटैक होगा? जिसमें लोन पेयर जुड़ा हुआ है या जिससे कार्बन डबल बॉन्ड? बोलो बच्चों लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? अरे बच्चों समझ में आ गया? लेफ्ट वाली होगी ना, जहां नाइट्रोजन लोन पेयर देगा। बोलो बच्चों NH वाली होगी। तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हो सकता है बच्चों, हो सकता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। अब देखो बच्चों अगर ऑर्थो और पैरा में अगर आपको डिसाइड करना पड़े ना, तो ध्यान रखना बच्चों, अगर आप ऑर्थो पे जोड़ोगे तो आपको पता है दो ग्रुप पास पास आ जाएंगे। एक तो ये जो बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है NHCO और बेंजीनिन, और फिर यहाँ जो ग्रुप जोड़ोगे आप, बोलो बच्चों ये पास पास आ जाएंगे ना। तो अगर पास पास आ गए तो इनमें रिपल्शन होगा। तो बच्चों बताओ कौन सी कंडीशन में जोड़ना चाहिए? फिर हमें कौन सी कंडीशन में जोड़ना चाहिए? पैरा पे जोड़ना चाहिए ना, यहाँ ज्यादा बेटर है। तो देखो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चों? वो पैरा वाला बनेगा। ये समझ में आई क्या बात? अरे बोलो बच्चों समझ में आई क्या? आई। अच्छा अगले में बताओ बच्चों, ये जो रिंग है मेरे पास है ना, इसमें कौन सी रिंग, लेफ्ट या राइट? बोलो बच्चों राइट पे ना। देखो बच्चों ये राइट वाली रिंग क्या करेगी? लोन पे डोनेट करेगी। लेफ्ट वाली तो खींचेगी। कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो वैसे ही ऑक्यूपाइड है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, पैरा पोजीशन आ गया। आ गया बच्चों? चलिए अगला आ जाओ, क्या करेगा? कौन सी पोजीशन? बोलो बच्चों ऑक्सीजन लोन पे देगा बेंजीन रिंग को, कौन सी पोजीशन पर? अरे कौन सी रिंग पर, लेफ्ट या राइट? के में बताओ। अरे लेफ्ट ही होगा, राइट में मत कर देना, राइट में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ध्यान रख लेना। तो देखो बच्चों ये ऑर्थो पोजीशन है, लेकिन एक ऑर्थो पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, फिर ये पैरा पोजीशन है। हो गया क्या? तो ऑर्थो पैरा समझ में आ गया? आ गया बच्चों? आ गया क्या? चलो बच्चों अब बताओ, ये है हमारे पास नेक्स्ट L में NO2CN, दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है ना, लेकिन अब इसमें किससे डिसाइड करेंगे? CN से डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि NO2 तो खतरनाक है। तो CN की कौन सी पोजीशन पर बच्चों?
CN की कौन सी पोजीशन पर? मेटा पोजीशन है। तो देखो बच्चों, ये मेटा पोजीशन ले लूं क्या? इसकी मेटा पोजीशन यही हुई ना, यही हुई बच्चों। अब देखो ये जो मेटा पोजीशन है ना, वो NO2 की भी मेटा पोजीशन है। ये जो मेटा पोजीशन है वो NO2 की भी मेटा पोजीशन है क्या? अरे है बच्चों, ये NO2 की भी मेटा पोजीशन है। चलिए अगले में बताओ किसे डिसाइड करोगे? अगले में किसे डिसाइड करोगे? OH से ना। तो देखो बच्चों, यहाँ टेक कर जाएगा, कर जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों अगला बताओ, OCH3 और CH3 किसके अकॉर्डिंग? OCH3 ना, ये लोन पेयर देगा बच्चों, देखो तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा बच्चों। चलिए अगला बताओ बच्चों, लेफ्ट या राइट? राइट वाली रिंग ना, देखो बच्चों ये राइट वाली रिंग, ठीक है, तो इसकी ये ऑर्थो पोजीशन है और ये इसकी पैरा पोजीशन है। लेकिन मेजर कौन सा बनाएंगे? मेजर कौन सा बनेगा? पैरा वाला बनेगा, ठीक है। अब बताओ बच्चों, P में बताओ, P में NH2Cl, बोलो बच्चों कौन डिसाइड करेगा? NH2 करेगा। चलो अगला बताओ बच्चों, ClNO2, अब Cl डिसाइड करेगा, करेगा बच्चों, करेगा। अच्छा देखो, एक बेंजीनिंग दूसरे बेंजीन के लिए प्लस M लगाती है ना, एक बेंजीनिंग दूसरे बेंजीनिंग के लिए प्लस M लगाती है ना बच्चों, पता है क्या? अरे बच्चों पता है क्या? बोलो। तो बच्चों देखो, मैं कहता हूं कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करेगा क्या? अरे बोलो बच्चों, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे करेगा क्या? अच्छा बताओ, एस में कौन सी रिंग पर अटैक होगा? एस में कौन सी रिंग पर अटैक करवाएंगे? बीच वाली पे या किनारे वालों पे? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, मिड वाली पे या कॉर्नर वाली पे? बोलो। देखो बच्चों, इस मिड वाली के लिए ये भी प्लस M लगाएगा, ये भी प्लस M लगाएगा, दोनों लगाएंगे ना। अरे मिड वाली के लिए प्लस M दोनों लगाएंगे ना। बोलो बच्चों, तो देखो इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो पोजीशन होगी। बोलो बच्चों, इस रिंग के अकॉर्डिंग ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, पैरा तो होगी नहीं, और उस रिंग के अकॉर्डिंग ये ऑर्थो पोजीशन हो गई। अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? बीच वाली रिंग को दोनों रिंग इलेक्ट्रॉन देगी, देगी कि नहीं देगी? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब एक बात बताओ बच्चों, मेरे को बताओ, ये कहता है कि विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर ESR, बताइए बच्चों, विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर ESR। ये क्वेश्चन बच्चों आपके किसी जमाने में AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर ESR, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई। सेकंड कैसे हुआ? बोलो बच्चों, सेकंड कैसे हुआ? देखो बच्चों सुनो, ध्यान दीजिए, क्या करना है। देखो अपन वन बाय वन एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे इस CSC ग्रुप की बात करें, तो ये CSC ग्रुप यहां और यहां करेगा, एक ऑर्थो पोजीशन तो इसकी ऑक्यूपाइड है। बोलो बच्चों, एक ऑर्थो पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है। अब इस दूसरे वाले CSC के अकॉर्डिंग डिसाइड करो, इस दूसरे वाले CSC के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखो बच्चों, ये ऑर्थो पोजीशन हुई और ये इसकी पैरा पोजीशन हुई, ये हुई ना। अरे बच्चों ये समझ में आया? ऑर्थोपोरा पोजीशन पे मैंने लगाए। अब देखो बच्चों, इसके अकॉर्डिंग बात करें, इसकी ये ऑर्थो पोजीशन है और ये इसकी पैरा पोजीशन है बच्चों। फिर देखो इसके लिए अगर देखो, इसके लिए ऑर्थो पोजीशन ये है बच्चों और पैरा पोजीशन ये, क्या दिखा? दोनों की ऑर्थो पैरा पोजीशन सिमिलर आई ना बच्चों? बोलो। अरे दोनों की ऑर्थो पैरा पोजीशन सिमिलर आई, तो दोनों का एडिटिव इफेक्ट लग गया ना। अरे बोलो बच्चों, दोनों का एडिटिव इफेक्ट लग गया ना, लग गया। अब देखो इसमें जैसे ये वाला ग्रुप है, तो यहां लगा और यहां लगा, ठीक है, और
उसमें अगर अपन देखें तो यहां लगा और यहां लगा, तो बोलो बच्चों समझ में आया क्या? अरे समझ में आया? आ गया बच्चों समझ में? चलो अब एक चीज बताओ मुझे कि जैसे मान लीजिए मैं यहां पर अटैक करवाता हूं इस पर, ध्यान देना बच्चों। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल पर मैं इस तरह से जोड़ता हूं, एक तो मैंने ये जोड़ा और एक मैंने ये जोड़ा, देखिए, और एक मैंने ये जोड़ा। अब बताओ बच्चों कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसमें? फर्स्ट सेकंड थर्ड में, बोलो बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? देखो बच्चों सेकंड और थर्ड तो आइडेंटिकल है, अगर आप ध्यान दो ना, सेकंड और थर्ड तो आइडेंटिकल है, ध्यान दीजिए। अरे सेकंड और थर्ड तो आइडेंटिकल है ना। अगर आप ई को नंबर 1 देते हो, सपोज अगर आप ई को नंबर 1 देते हो, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर से 1 2 3 4, ये तो सब बराबर आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ ये तीनों ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर आ गए, बच्चों रिपल्शन होगा ना? अरे बोलो बच्चों रिपल्शन होगा ना? तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा बच्चों? अरे कब बनेगा? बनेगा लेकिन कब बनेगा? अब देखो बच्चों अगर मैं ये बोलूं कि ये जो दोनों हैं ये आइडेंटिकल है क्या? क्या ये आइडेंटिकल है? तो देखो बच्चों ये माइनर बनेगा और ये मेजर बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा। अरे बोलो बच्चों समझ में आया क्या? क्लियर होगी बात? अच्छा ये आर वाला मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हुआ, है ना? थोड़ी देर बाद अपन लेते हैं नीचे, एक बार पहले ये ले लेते हैं। चलो या तो मैं एक बार समझा ही देता हूं आपको, रुको। देखो सपोज मेरे पास बच्चों ये है बच्चों। अब देखिए मैंने क्या किया बच्चों, इसकी एक बार ऑर्थो पर टेक करवाऊंगा, एक बार मैं पैरा पर टेक कराऊंगा, और अब आप समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों सुनो, मैंने क्या किया बच्चों, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करवाया, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैक हो गया। ऑर्थो पोजीशन पर अटैक होने के बाद देखिए बच्चों यहाँ आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। अब बच्चों बताओ नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये यहाँ जा सकता है, तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें ये आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ आ गया, ये पॉजिटिव यहाँ पहुंच गया। फिर देखो बच्चों क्या होगा, फिर अगर मैं यहाँ लेके जाता हूं तो अगली बार देखो बच्चों क्या होगा, अगली बार में ये वाली पिक्चर आ गई क्या? बोलो बच्चों। अब बताओ ये जो प्लस यहाँ पे डेवलप हुआ, यहाँ ये जो प्लस डेवलप हुआ, क्या ये प्लस इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है क्या? अरे क्या ये इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है ना? अल्टरनेट आ रहा है ना बच्चों, तो रेजोनेंस में जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है बच्चों। देखो ये रेजोनेंस में गया, गया बच्चों, तो यहाँ डेवलप हुआ, हुआ बच्चों। तो ये हमने अभी ऑर्थोपेटेक करवाया। अब देखो जैसा आप ऑर्थोपेटेक करवा रहे हो वैसा पैरा पे भी वैसी कंडीशन आ जाएगी। अरे ऑर्थो पैरा तो समझ रहे हो? बोलो। अरे हाँ ना तो बोलो यार। अब देखो अगर मान लो मैं इसको
मेटा पोजीशन पर अटैक करवाता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर, तो मेटा पोजीशन पे समझना बच्चों, ये मेटा पोजीशन होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बोलो बच्चों। अब बताओ, जब आप इसकी मेटा पोजीशन पर अटैक करवाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैच हुआ, बोलो बच्चों, हो गया, और ये पॉजिटिव यहां आया, आया बच्चों। अब देखो, इसमें जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस से ये वाली पिक्चर बनी, देखो ये यहां पहुंच गया, ये यहां आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसी कंडीशन आएगी क्या? अब बताओ बच्चों, जब आपने मेटा पोजीशन पर अटैक करवाया तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज दूसरी रिंग के साथ जा सकता है क्या? अरे जा सकता है क्या बच्चों? तो मुझे बताओ, कहां अटैक करवाने पर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है? अरे कहां अटैक करवाने पर रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पे ना। बोलो बच्चों, देखो, इन taboo compound when electrophile attacks at ortho and para position, then carbocation is more stabilized due to more resonance। क्या समझ में आया? But in case of meta position, less resonance occurs, means forming carbocation is less stable। देखो बच्चों, रटना कुछ है ही नहीं, अगर जिस बच्चे ने एमएचआई इफेक्ट को लगाना सीख लिया ना, वो सब आने लग जाएगा। आप में से ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, जैसे ही हेलोजन आता है ना, उनके दिमाग में सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है। अब उनको इतनी बार बता दिया कि यार रेजोनेंस भी सोचा करो, बस सीधा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा के बैठ जाएंगे, दिमाग लगाते ही नहीं एकदम ही। अब बच्चों ये समझ में आ गया, ये पैरा पोजीशन वाला कर लेंगे क्या? अरे पैरा पोजीशन वाला अटैक करवाएंगे आप? ठीक है बच्चों, चलो अब आओ आप वापिस ऊपर। तो बच्चों ये समझ में आ गया विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर ईएसआर। अब आओ बच्चों, अब अपन एग्जांपल लेते हैं बच्चों ईएसआर के, ठीक है ना। तो ये बच्चों जो मैं समझा रहा हूं, ये सारे के सारे क्लास 11th में आपके आए हुए, तो ढंग से इनको समझते चलना। मैं आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी में अभी बता भी दूंगा थोड़ी देर बाद, एक बार पढ़ा दूं। अब देखो बच्चों, सबसे पहला है एग्जांपल ऑफ ईएसआर में हेलोजिनेशन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, हम हाइड्रोजन ग्रुप को किसी हेलोनियम आयन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। हेलोनियम आयन समझते हैं? हेलोनियम आयन होता है बच्चों X प्लस। X प्लस जैसे क्या हो गया, Cl प्लस हो गया, Br प्लस हो गया, I प्लस हो गया, इनको बोलेंगे अपन, ठीक है। हम रिएजेंट क्या कहां मिलेंगे, हेलोजन प्लस लेविस एसिड। लेविस एसिड जानते हो क्या बच्चों? अरे लेविस एसिड जानते हो क्या? लेविस एसिड का मतलब क्या होता है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना बच्चों। अब देखो कैसे, जैसे देखो ये क्लोरीन है बच्चों। अब क्लोरीन चाहे तो AlCl3 से रिएक्ट करे और चाहे FeCl3 से करे। आप मुझे बताओ, एल्यूमिनियम और Fe दोनों ने कितने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? बोलो बच्चों, तीन तीन। तीन बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तीन बॉन्ड के 6 होते हैं ना। तो देखो बच्चों, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के पास या Fe के पास गए गए बच्चों, जाती देखो क्या हो गया, ये मिल गया Cl प्लस और मिल गया आपको AlCl4 माइनस या FeCl4 माइनस। बोलो बच्चों, क्या क्लोरोनियम आयन बन गया क्या? बोलो बच्चों, क्लोरोनियम आयन बन गया। ईएम क्यों लगाया, समझ में आ गया?
अरे बोलो बच्चों EM क्यों लगाया, समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, आप चाहो तो SbCl5, SbCl5 के केस में एंटीमनी के पास है। अच्छा ये SbCl5 को जानते हो क्या बच्चों? एंटीमनी कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? एंटीमनी कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? याद करो, नाइट्रोजन फैमिली का है। अच्छा कल मैंने बताया था कि जैसे PCl5 Cl- को लेके PCl6- बनाता है, तो क्या SbCl5 Cl- को लेकर SbCl6- नहीं बना सकता है क्या? अरे बना सकता है ना बच्चों, बना सकता है। ये समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों। अब देखो सुनो, ये जो थर्ड है, थर्ड में क्या होगा देखो, पहले क्लोरीन Fe से रिएक्ट करके FeCl3 बनाएगा, देन आगे वाला स्टेप हो जाएगा। इतना समझ में आ गया बच्चों? अरे इतना समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, अगर आप इसको नॉर्मल रिएक्शन में लिखना चाहो तो ये देखो बेटा, यहां से मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया, हट गया। हटते देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और उसकी जगह क्लोरीन आ गया और ये बन गया HCl। ये समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों, अब इसको प्रॉपर मैकेनिज्म से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बोलो Cl+ को अटैक करवा दूं। जैसे ही Cl+ ने यहाँ अटैक किया, बोलो बच्चों, कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप बताओ बच्चों, ये कौन सा, इस आयन को क्या नाम देते हैं? इस आयन को क्या नाम देते हैं बच्चों, पता है क्या? अरे क्या नाम देते हैं इस आयन को? एरिनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, S कॉम्प्लेक्स, वीलेन इंटरमीडिएट बोला था। अब बच्चों बताओ, क्या इसमें एरोमेटिसिटी है क्या? इस आयन में एरोमेटिसिटी है क्या? नहीं है ना? नहीं है। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला था कि जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, उसी कार्बन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर भेज दो, और जैसे ही आप अंदर भेजोगे, देखो बच्चों, क्या आपको वापस डेवलप होगी, एरोमेटिसिटी डेवलप होगी क्या? बोलो बच्चों, एरोमेटिसिटी डेवलप होगी। अब देखिए बच्चों, यहां से ये जो H+ निकला, वो जो बना हुआ है आपका AlCl4-, उससे रिएक्ट करके बना देगा AlCl3 और HCl। हो गया बच्चों? अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो आपका RDS है, क्या RDS में CH बॉन्ड टूटा है क्या? अरे RDS में CH बॉन्ड टूटा है क्या? नहीं टूटा ना। RDS में तो सिर्फ क्या हुआ है, Cl+ का टेक हुआ है। अगले स्टेप में देखो CH बॉन्ड टूटा है। अरे RDS समझते हो ना बच्चों, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। CH बॉन्ड अगले स्टेप में टूटा है ना? अरे नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक हुआ है ना? देखो बच्चों, हुआ है। अब मुझे बताओ, अब अगर मैं ये बोलूं कि जब CH बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, अच्छा आप लोगों को पता है क्या बॉन्ड एनर्जी? देखो CH, CD और CT, याद है क्या? ये बच्चों बताया था? बोलो बच्चों, बताया था क्या? याद है? जो जितना भारी होता है उसका बॉन्ड इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मान लो आपके RDS में अगर ये बॉन्ड टूटता, तो अलग अलग की रिएक्शन अलग अलग आती ना? अरे अलग अलग की रिएक्शन अलग अलग आती ना। लेकिन मुझे बताओ, क्या CH CD ऐसी टूट रहा है क्या? अरे CH CD CT बॉन्ड टूट ही नहीं रहा ना। तो जब बॉन्ड टूट ही नहीं रहा, तो इन बॉन्ड पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी क्या? अरे बोलो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी क्या? नहीं करेगी ना। तो क्या होगा बच्चों, देखो सुनो फिर, R1 बराबर R2 बराबर R3 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इन RDS, देखो, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम, ट्रीटियम बॉन्ड इज नॉट ब्रेकिंग, सो आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। समझ आ गया बच्चों? यानी तीनों कंडीशन में अगर आप H लगाओ, चाहे D लगाओ और चाहे T लगाओ, सबकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर आएगी। बेंजीन रिंग में चाहे H जुड़ा हो, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ चाहे T जुड़ा हो,
ठीक है, और बेंजीन रिंग के साथ चाहे टी जुड़ा हो, ठीक है ना, सब कंडीशन में वही आएगी रेट ऑफ रिएक्शन। समझ आ गया क्या बच्चों? तीनों कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात समझ आई? अरे बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैंने क्या किया बच्चों, इस पॉइंट को पढ़ो, इस पॉइंट को, ये क्या कहते हैं कि इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज अवेलेबल, आपके पास अगर इलेक्ट्रोफाइल एक्सेस में अवेलेबल है तो आपकी फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी आगे तक चलेगी। पहले बताओ बच्चों, पहले ये रिंग पर अटैक कर जाएगा क्या? ये रिंग पर अटैक कर जाएगा बच्चों, यहां पर कर जाएगा। अब बच्चों बताओ, अगर मेरे पास अभी भी क्लोरीन एक्सेस में, तो अभी भी Cl प्लस पड़े है ना, अरे अभी भी Cl प्लस पड़े है ना बच्चों। तो अब मुझे बताओ, क्लोरोबेंजीन में ये जो Cl है वो कौन सा डायरेक्टिंग है? क्लोरोबेंजीन में Cl ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग होगा? ऑर्थो पैरा। तो अगली कंडीशन में देखो क्या होगा बच्चों, ये Cl प्लस इसको कहां कहां भेज देगा, देखो बच्चों, इसकी ऑर्थो और इसकी पैरा पोजीशन पर भेज देगा बच्चों। अब देखो, अगर मैं क्या करता हूं, इसके बाद भी अगर आपके Cl प्लस पड़े, तो देखो बच्चों, अगर मैं ये बना हुआ अभी तक तो ये बना हुआ बच्चों। अब बताओ बच्चों, इसकी पैरा पोजीशन ये है क्या, जो मैंने सर्कल करके क्लोरीन बताई उसकी पैरा पोजीशन वो डॉट वाली है क्या? अरे बोलो बच्चों, उसके लिए पैरा पोजीशन डॉट वाली है बच्चों। और इनके लिए, इन क्लोरीन, इन दोनों क्लोरीन के लिए कौन सी पोजीशन है? इन दोनों क्लोरीन के लिए कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो है ना। इसी प्रकार से देखो, ये भी ऑर्थो है कि नहीं है? तो बोलो बच्चों, ये भी लेटर ऑन क्या हो जाएगी, ये भी लेटर ऑन क्या हो जाएगी, ऑक्यूपाइड हो जाएगी ना। तो देखो बच्चों, ये बन गया कि नहीं बन गया? अरे बच्चों बन गया है क्या? तो इसको क्या नाम देते हैं बच्चों, देखो, इसको नाम देते हैं बच्चों हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? हेक्साक्लोरोबेंजीन। बन गया बच्चों, C6Cl6। अब देखो बच्चों सुनो, क्या है? C6Cl6। ये बच्चों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। 1 मिनट अपन थोड़ा कुछ पढ़ ले, फिर बताएंगे आपको। देखो बच्चों, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका सब्स्टिट्यूशन से बन रहा हो, कोई भी प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन से बन रहा हो, तो जिसको आपने जोड़ा है ना उसका नाम पहले लिखोगे। अरे बच्चों पता है क्या, अपन H को हटा के CH3 जोड़ देते थे तो अपन लिख देते ना मिथाइल अमीनो या अमीनो मिथाइल, याद है क्या? तो यहाँ हमने H को हटा के Cl को जोड़ा है ना। अरे H को हटा के Cl जोड़ा है ना, कितने Cl जोड़े? 6 जोड़े। तो इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों? हेक्साक्लोरोबेंजीन। अगर रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की है तो जो ग्रुप जोड़े गए उनका नाम पहले आएगा, और अगर रिएक्शन एडिशन की है तो नाम बाद में आएगा। अभी सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं है बच्चों? एक बार बताओ, आप लोगों ने इसको क्या पढ़ा था मुझे बताओ। इसको CH3 बोलते हो मिथाइल, और इसको Cl बोलते हो, ये आपने आईपीसी में पढ़ा है क्या? ये आईपीसी में 2 पढ़ते हो बच्चों सब्स्टिट्यूट। अब बताओ, मैंने क्या किया, इसका एक H हटा के इसमें Cl जोड़ दिया। इसका नाम बताओ क्या देते हो आप? इसका नाम क्या देते हो इस सब्स्टिट्यूएंट का? अरे इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ। इसका नाम क्लोरोमिथाइल है क्या? इसका नाम बच्चों क्लोरोमिथाइल है क्या? है बच्चा? तो आपने सब्स्टिट्यूट करके बनाया ना, इसको सब्स्टिट्यूट करके बनाया ना, तो जिसको आपने जोड़ा उसका नाम पहले लिखा और जिसमें जोड़ा उसका नाम बाद में लिखा। समझ में आया? तो बेंजीन में भी आपने क्या किया बच्चों, सारे के सारे H को हटाए। कितने H हटाए बच्चों? अरे कितने H हटाए नवाबो? 6 हटाए, है ना। तो हेक्साक्लोरो, और हटाए किसके? बेंजीन के। अरे नाम समझ में आ गया क्या बच्चों? आप थोड़ी दिनों बाद एक एडिशन रिएक्शन पढ़ोगे, वहां नाम आएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वहां आएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इस बार मैं क्लोराइड पीछे बोल रहा हूं, और अभी देखो मैंने पहले लिखा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? अरे बच्चों सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो, रटो मत। आ गया बच्चों? बोलो। ठीक है,
तो मैंने क्या बोला कि जब भी कोई प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन से बन रहा है तो जिन ग्रुप को आप पहले जोड़ रहे हो उनका नाम पहले लिखोगे और जिसमें जोड़ रहे हो उसका नाम बाद में लिखोगे। ठीक है बच्चों। अब आ जाओ बच्चों, बात करते हैं नाइट्रेशन की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रेशन देखो क्या है। हेलोजिनेशन में हमने किससे ट्रांसफर किया था? हेलोजिनेशन में हमने किससे ट्रांसफर किया था बच्चों? क्लोरोनियम आइन से, हेलोनियम आइन से। अब आ जाओ बच्चों, नाइट्रेशन में क्या लिखा हुआ है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय NO2 प्लस नाइट्रोनियम ग्रुप। अब देखो बच्चों सुनो, ये नाइट्रोनियम ग्रुप किससे जनरेट होगा? विद द हेल्प ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से याद कर लेना बच्चों। ये जो है ना, ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना बच्चों। ठीक है, कौन कौन होते हैं बच्चों? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसको बोलते हैं। अब देखो बच्चों सुनो, देखो इसमें क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H प्लस देगा, देगा बच्चों। अब वो पता होगा H2SO4 HNO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसने दिया, इस HNO2 के इस ऑक्सीजन पे ये चला गया, चला गया बच्चों। आप मुझे बताओ, एक दे रहा H प्लस और एक ले रहा H प्लस, दे रहा है क्या? अरे बच्चों यहाँ H2SO4 ने H प्लस दिया और HNO3 ने क्या किया? H प्लस लिया। तो बच्चों आप लोगों का अगर थोड़ा बहुत याद हो तो यहाँ पर H2SO4 काम कर रहा है ब्रोंस्टेड लोरी एसिड की तरह, कर रहा है क्या? अरे H प्लस देने वाले ब्रोंस्टेड लोरी एसिड होते हैं। और अब देखो बच्चों, HNO3 क्या होगा? ब्रोंस्टेड लोरी बेस। अरे होगा क्या नवाबो, समझ में आया क्या? आया बच्चों? आ गया? अब देखो बच्चों क्या हुआ, यहां से ये आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये वो बन गया बच्चों। अब मुझे बताओ, इससे कोई स्टेबल कंपाउंड रिलीज होता दिख रहा है? ये जो मैंने अभी बनाया है कैटाइन, इससे कोई स्टेबल कंपाउंड रिलीज होता दिख रहा है? वाटर निकल जाएगा बच्चों, देखो वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकलते ही मुझे NO2 प्लस मिल गया क्या? अरे बोलो बच्चों, NO2 प्लस मिल गया है क्या? आ गया समझ में? बोलो। तो बच्चों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर में H2SO4 ब्रोंस्टेड लोरी एसिड का काम करता है और HNO3 ब्रोंस्टेड लोरी बेस का काम करता है ना। अब देखो बच्चों, आप मुझे बताओ, बेंजीन रिंग क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकती है? अरे बेंजीन रिंग पाई बेस की तरह काम कर सकती है ना बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो देखो बच्चों NO2 प्लस है, बेंजीन रिंग में तो कहीं भी अटैक करवा सकते हैं ना। अरे बेंजीन रिंग में तो कहीं भी अटैक करवा सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहीं है नहीं। तो देखो बच्चों सुनो, यहाँ अटैक किया इसने, है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। बोलो बच्चों, सीधा सीधा मैं जोड़ दूं क्या? बोलो बच्चों, अरे सीधा जोड़ दूं क्या NO2 को? ऐसा बन जाएगा? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अब देखो, ये रिएक्शन बच्चों बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। अगर रिएक्शन आपने 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक करवाई तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिल गई, मिल गई। लेकिन अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और अगर उसमें NO2 प्लस और पड़ा है, तो बच्चों बताओ अब ये NO2 प्लस इस नाइट्रोबेंजीन की कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा? बोलो बच्चों। अरे NO2 मेटा डायरेक्टिंग होता है ना, तो देखो बच्चों ये मिल गया बच्चों। ठीक है, हो गया। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे ये बच्चों मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। क्या बच्चों? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। अगेन देखिए बच्चों, आपने टेम्परेचर बढ़ा के मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब आपको पता है क्या बच्चों, देखो यहां आप रिंग की एक्टिविटी को टेम्परेचर बढ़ा के बढ़ा सकते हो, क्योंकि NO2 तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? NO2 तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो हमें टेम्परेचर से चीजें करनी पड़ेगी ना, सारी कंट्रोल। अरे बोलो बच्चों, सारा कुछ टेम्परेचर से कंट्रोल करना पड़ेगा।
अब देखो बेटा, अगर टेम्परेचर आपका मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस चला गया तो इसकी जो दूसरी मेटा पोजीशन है वो भी क्या हो जाएगी बच्चों, ऑक्यूपाइड हो जाएगी। हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी। अब बताओ बच्चों, क्या इसके बाद आगे रिएक्शन होगी क्या? अरे इसके बाद आगे रिएक्शन होगी क्या? होगी बच्चों, हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखो हर NO2 की मेटा पोजीशन ऑक्यूपाइड हो चुकी है। हर NO2 की मेटा पोजीशन ऑक्यूपाइड हो चुकी है, पता है क्या? अरे पता है, लेकिन अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता तो, अगर ये ऑर्थो डायरेक्टिंग होता तो हो जाती क्या आगे? अरे अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता तो ऑर्थो पैरा तो अभी करवाया ना थोड़ी देर पहले अपन ऊपर, है ना बच्चों? इसको क्या बोलते हैं देखो बच्चों, इसका नाम है 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, है ना बच्चों? ये एक एक्सप्लोजिव है, ये एक्सप्लोजिव होता है बच्चों, बैंकर वाला एक्सप्लोजिव होता है ना? एक बात दिमाग फिट कर लो, जब भी आपके सामने किसी कंपाउंड में NO2 ग्रुप आ जाए ना, वो एक्सप्लोजिव होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी किसी कंपाउंड में NO2 ग्रुप आ जाए ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो कंफर्म एक्सप्लोजिव होता है ना? अब देखो बच्चों सुनो, अगेन यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं, देखो ये इसका RDS है, RDS में क्या CH बॉन्ड टूट रहा है क्या? बोलो बच्चों, RDS में CH बॉन्ड टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा, तो क्या आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? क्या आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा क्या? नहीं होगा ना बच्चों, बोलो। आगे बात समझ में? अरे समझ में आ गया? तो देखो बच्चों, इसमें भी आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। एक चीज बताता हूं मैं आपको, रुको एक मिनट। देखो ये आपकी क्लास 11th के एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है, देखो ये क्लास 11th के एनसीईआरटी है, आप देखो बच्चों इसको। बच्चों ये मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, पहले बताओ? ये क्लास 11th के एनसीईआरटी है बच्चों, दिख रहा है क्या? मैंने आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, कहां कहां जोड़ना है, इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अरे बच्चों लिखा हुआ है इसमें, देखो नीचे पढ़ो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लिखा हुआ है। ये देखो ये फिनोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रखी है। अरे बच्चों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सुन लो मेरी बातें, ये चीजें आएगी, ठीक है ना? अब देखो बच्चों सुनो, अगले पेज में देखो, अगले पेज में यहाँ पे ये दे रखा है बच्चों, ये तो हो गया। अगले पेज में देखो बच्चों, यहाँ ये लाइन पढ़ो, देखो बच्चों इसने हेलोजन वाली लाइन क्लास 11th में भी दे रखी है। क्या दे रहा है? इन द केस ऑफ एरिल हैलाइड्स हेलोजेंस आर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, दिख रहा है बच्चों? देखो सोचो बच्चों, ये 11th में भी दिया हुआ है। अरे दिया हुआ है ना बच्चों, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन डिक्रीजेस, लिखा हुआ है बच्चों? अरे लिखा हुआ है ना? अब देखो बच्चों, ये पढ़े मेटा डायरेक्टिंग, पढ़े बच्चों मेटा डायरेक्टिंग, मैंने एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दी। ये NO2 का इसने समझा रखा है, क्या मैंने NO2 का एग्जांपल लिया था? अरे बच्चों एनसीईआरटी में जो जो एग्जांपल दे रहे हैं मैं उन सबको साथ साथ में लेते हुए चल रहा हूं, देख लो आप। अरे कम से कम एनसीईआरटी वाले तो पढ़ लो रे नवाबों, आपको वापस करवाया जा रहा है, इसका फायदा उठा लो। ये देखो बच्चों, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्या मैं पढ़ा चुका हूँ ये? क्या ये मैं पढ़ा चुका हूँ? एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग। चलो अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं, देखिए बच्चों ये मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या ये मैं पढ़ा चुका हूँ? मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बोलो बच्चों। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन। देखो बच्चों ये पढ़ा आपके, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है बच्चों? अच्छा ये देखो बच्चों, ये थोड़ी देर पहले मैंने ये वाली रिएक्शन पढ़ाई है क्या आपको? ये वाली रिएक्शन पढ़ाई है क्या? अरे बच्चों ये अभी पढ़ाई है आपको, और देखो यहाँ पे लाइन क्या लिख रहा है, ये इस लाइन को पढ़ो। If excess of electrophilic reagent is used, further substitution reaction may take place in which other hydrogen atoms of benzene may also be successfully replaced by the electrophile.
For example, benzene on treatment with excess of chlorine in the presence of anhydrous AlCl3 can be chlorinated to hexachlorobenzene. क्या ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था? अरे बच्चों पढ़ाया था। और आपके बच्चों किसमें दिया हुआ था? आपके किसमें दिया हुआ था? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना? अब देखो बच्चों, अब देखो बेटा, मैंने ये वाला पढ़ा दिया आपको। ये देखो बच्चों, क्लोरीन क्लोरीन AlCl3 पढ़ाया है, ये पढ़ाया। सेकंड थर्ड अभी पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा मैं आपको सेकंड थर्ड। अच्छा, ये वाला मैं पढ़ा चुका हूं। देखो, इन द केस ऑफ नाइट्रेशन, ये देखो बच्चों, ये पढ़ा। इन द केस ऑफ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन पढ़ा चुका हूं क्या मैं? देखो बच्चों, यहाँ पे इन द केस ऑफ नाइट्रेशन द इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड टू नाइट्रिक एसिड। ये पढ़ो बच्चों, बाय ट्रांसफर ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड टू। अरे बोलो बच्चों, ये मैंने बात बताई। अब देखो आगे ये क्या लिख रहा है। It is interesting to note that in the process of generation of nitronium ion, sulfuric acid serve as an acid, nitric acid as a base, है ना बच्चों? ये लाइन आपकी IIT JEE में और दोनों में आ चुकी है। क्या ये लाइन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी? क्या ये लाइन मैंने आपको भी एक्सप्लेन की है बच्चों? की है ना? एनसीईआरटी में है सारा कुछ। अब देखो बच्चों, अगला देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एरिनियम आयन। क्या मैंने ये नहीं पढ़ा है आपको? अरे बच्चों देखो, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये बच्चों हमने कल ऐसे वर्ड्स लिखे थे, एरिनियम आयन इन विच वन ऑफ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। क्या ये मैं नहीं पढ़ा चुका? बच्चों मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में वो तो सारी कवर अप हो रही है। आगे देखो बच्चों, ये रेजोनेंस दिखा रहा है। ये रेजोनेंस इसने पूरा फुल सर्किल नहीं बनाया, देखो बच्चों, है ना? इसने फुल सर्किल नहीं बनाया ना लास्ट में। अरे बच्चों इस स्ट्रक्चर को देखो, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है ना। अरे बच्चों समझ में आया? फिर देखो बच्चों, ये लास्ट देखो, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन निकल रहा है। ये देखो बच्चों, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उसी कार्बन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं। जा रहे हैं क्या? अरे बच्चों जा रहे हैं क्या? बच्चों ये सारी चीजें मैंने वही बताई है ना। अरे बच्चों ये सारी 11th की एनसीईआरटी में दी हुई है, और ये जब समझोगे ना तभी आपको आगे वाला समझ में आएगा। मैं फिर बता देता हूं बच्चों, ये समझ में आ गया तो 12th वाले तो आप 10 मिनट में सारी रिएक्शन कर दोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको एकदम 100% दावे के साथ कह सकता हूं। ये देखो, ये नाइट्रेशन पढ़ा आपने अभी? पढ़ा है ना बच्चों? नाइट्रेशन पढ़ाया है ना? अच्छा, फिर देखो बच्चों, ये पढ़ा हेलोजिनेशन, दिख रहा है? ये मैंने लिए थे बच्चों, एनहाइड्रस FeCl3 FeBr3 AlCl3, ये तो लिखे ही थे। कुछ एक्स्ट्रा में मैंने और लिखे थे Fe और SbCl5। अरे बच्चों दिख रहा है आप लोगों को? मैंने वो सारी चीजें मैं आपके कवर अप कर रहा हूं जो एनसीईआरटी में दी हुई है, इसलिए मन लगा के पढ़ लो। और मैं ये इसलिए करवा रहा हूं कि अगर ये आपने ढंग से पढ़ ली तो आपको 12th वाली तो बहुत फटाफट समझ में आ जाएगी, है ना? बहुत जल्दी समझ में आएगी, मतलब 10 मिनट में सारी रिएक्शन कर दोगे आप। ESR, है ना? तो बच्चों ये इन्वेस्टमेंट है, कीजिए, फायदा आप ही को है ना? घाटा नहीं है। चलिए बच्चों आ जाओ, अब बात करते हैं बच्चों सल्फोनेशन। बेटा थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए पढ़ाई में। देखिए बच्चों क्या कहता है, when hydrogen is replaced by sulfonic acid group। ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप जानते हो क्या? बोलो बच्चों, जानते हो क्या सल्फोनिक एसिड ग्रुप? जानते हो? अब देखो बच्चों सुनो, होता क्या है कि हम यहाँ पे किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर या फ्यूमिंग एस्ट्रोसोफोर? बच्चों ये ओलियम जानते हो क्या आप? ओलियम को जानते हो क्या? अरे ओलियम भाई साहब जानते हो क्या? पी ब्लॉक में पढ़ते हो, H2S2O7। एग्जैक्टली H2S2O7 किसका मिक्सचर होता है? H2S2O7 देखो बच्चों, SO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर होता है। आपको मैंने कॉन्टेक्ट प्रोसेस 12th में पढ़ाया था बच्चों, कॉन्टेक्ट प्रोसेस 12th में पढ़ाया था। वहां पे देखना बच्चों, जो SO3 बनी थी हमने उसको वाटर में एब्जॉर्ब नहीं किया था, बल्कि हमने उसको H2SO4 में एब्जॉर्ब किया था। चेक करना, ऐसा पढ़ाया मैंने आप लोगों को।
पढ़ाया बच्चों, मान लो मेरी बात। अब देखो बच्चों, यहां से ये निकलेगा बच्चों, तो सिंपली देखो बेटा, ये बन गया। क्या ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया? क्या ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब इसमें ये जो है ना, इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखो बच्चों क्या होगा, ये जो बच्चों है ना H2SO4 है, जब अपन इसको हीट करते हैं तो क्या होता है बच्चों, इस तरह से देखो, वाटर और SO3 में डिकम्पोज हो गया बच्चों। अरे हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, क्या SO3 एक इलेक्ट्रोफाइल है क्या? SO3 एक इलेक्ट्रोफाइल है क्या बच्चों? है, ध्यान दीजिए बच्चों। सल्फर 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, ये एक तरह का बच्चों न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है ना? जैसे AlCl3 होता है, उसकी गरीबी दिखती नहीं है, हमें फील करनी पड़ती है। तो 3 ऑक्सीजन है ना बच्चों। अरे SO3 से देखो, सल्फर से 3 ऑक्सीजन जुड़ी है ना बच्चों। क्या होगा, ये तीनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, है ना बच्चों? मैंने आपको बोला था बच्चों, आप है ना आयनिक इक्विलिब्रियम की कॉपी खोल के देखना, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी लेविस एसिड बेस थ्योरी में, लास्ट ईयर सब कुछ लिखा है, आप देखोगे तो पता लगेगा ना। अब देखो बच्चों क्या हुआ, यहां से इस बॉन्ड को कैसे तोड़ू, नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों तोड़ा? क्योंकि देखो बच्चों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। अब देखो, ये इस सल्फर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब मुझे बताओ, सल्फर किससे दोस्ती करेगा, जो इससे इलेक्ट्रॉन दे या जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचे? बोलो बच्चों। अरे ऑक्सीजन तो इससे खींच रहा है ना, बेंजीन तो इससे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बच्चों ये बेंजीन से दोस्ती करेगा। अब मुझे बताओ, अगर बेंजीन से इसको दोस्ती करनी है तो ऑक्सीजन से इसको दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। अरे बच्चों, एक आपको कोई ट्रीट दे, ठीक है, और एक आपसे ट्रीट ले, आप किससे दोस्ती रखोगे? जो आपको ट्रीट दे? नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ खिलाए पिलाए आपको, बोलो बच्चों। अरे ऐसे ही होगा। अरे समझ में आ रही क्या बात? तो अब देखो बच्चों क्या हुआ, अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देते ही क्या मेरे पास ये वाली पिक्चर बन गई क्या? बन गई बच्चों? ये समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया बच्चों। अब देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस पर इलेक्ट्रोफाइल का टेक होता है, हम क्या करते हैं, उसी कार्बन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं क्या? जाते हैं बच्चों। तो देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर गए, तो यहां से ये H किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H+। और ये H+ देखो बच्चों इसके पास पहुंच गया। पहुंचते ही देखो बच्चों, हमें मिल गया क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, एक चीज समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो बच्चों, बेंजीन के सल्फोनेशन और आयोडीनेशन में बच्चों ध्यान रखना, आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। क्यों होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों। SO3 और आयोडीन क्या दोनों बल्कि ग्रुप है? अरे बोलो बच्चों, SO3 और आयोडीन दोनों बल्कि ग्रुप है क्या? है बच्चों। अगर ये दोनों बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप को स्पेस चाहिएगा। अरे बल्कि ग्रुप को स्पेस चाहिएगा। अरे जो मोटा ताजा होता है चाहिए कि ना, स्पेस चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? अब देखो बेटा होता क्या है कि इसमें ना जिस टाइम SO3 अटैक करता है ना, उसी टाइम आपका CH बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है। मैंने इसमें दिखाया नहीं, लेकिन बात को ध्यान से सुनना। क्या होता है, SO3 और आयोडीन बड़े ग्रुप है, अरे बल्कि ग्रुप है क्या, तो इनको स्पेस चाहिएगा। तो जहां पर वो H है ना, कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, जैसे अटैक करेंगे H को उसी टाइम हटाना शुरू कर देंगे। तो इस बार बोलो बच्चों, RDS में H का ब्रेक हो रहा है ना, CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना।
अरे बच्चों समझ में आया ऐसा क्यों बोला मैंने? अरे नवाबों समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूं? SO3 और आयोडीन बड़े ग्रुप हैं, इनको जगह चाहिए तो ये H को हटाएंगे। तो अब मुझे बताओ बच्चों किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगी? कौन सा बॉन्ड इजीली टूटेगा? कौन सा बॉन्ड इजीली टूटेगा भाई लोगों? CH या CD? CT कौन सा टूटेगा? CH टूटेगा ना? तो बोलो बच्चों ये आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों? ये बात समझ में आ गई क्या? तो देखो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, SO3 एंड I-, ये क्या बच्चों? बल्कि ग्रुप, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड। बोलो बच्चों क्या ये बात सही है ना? स्पेस आपको ज्यादा चाहिएगा तो क्या होगा कि रिमूवल ऑफ H+ occurs इन RDS। बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों समझ में आ गया? तो ध्यान रखना आइसोटोपिक इफेक्ट आयोडीन में ऑब्जर्व हो रहा है। आइसोटोपिक इफेक्ट है ना, देखो इसकी स्पेलिंग याद रखो आप। आइसोटोपिक में क्या क्या है? पहला क्या है बच्चों? वर्ड आई है, दूसरा एस है क्या बच्चों? आइसोटोपिक में दो वर्ड है, आई और एस। अब याद हो गया? अरे याद हो गया, आई से आयोडीन और एस से सल्फोनेशन। भूलोगे तो नहीं? ठीक है बच्चों, लास्ट पॉइंट देखो बच्चों, अगर आप सल्फोनिक एसिड, अगर सल्फोनिक एसिड को हीट करते हो है ना बच्चों, तो इसका क्या हो जाता है बच्चों? डीसल्फोनेशन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? डीसल्फोनेशन। क्यों हो गया? देखो बच्चों सुनो, होता क्या है कि यहां से SO3 वापस निकल सकता है ना, क्योंकि SO3 एक स्टेबल कंपाउंड है ना। अरे बच्चों SO3 एक स्टेबल कंपाउंड है कि नहीं है? देखो क्यों, सुनो, यहां से ये पहले इस तरह से आयोनाइज हुआ, हो गया बच्चों? हो गया। अब देखो ये पीएच, ये इस तरह की पिक्चर है, ये नेगेटिव जैसे इधर शिफ्ट होगा, ये इधर आ गया, क्या मिल गया बच्चों? पीएच-। और बोलो बच्चों SO3 एक स्टेबल कंपाउंड है, रिलीज हो जाएगा और इसके साथ देखो बच्चों H आके जुड़ गया इससे। बच्चों समझ में आया? इसको बोलते हैं डीसल्फोनेशन। अरे बच्चों समझ में आया? हीट करने पर है ना, ये काम आएगी आगे, एप्लीकेशन में काम आएगा, उस टाइम भूलना मत, ठीक है ना? इसको बोलते हैं बच्चों डीसल्फोनेशन, ठीक है? तो चलो आज की क्लास अपन यही रोकते हैं, ठीक है ना? पेपर मैं आपको ग्रुप में सबको भेज चुका हूं मैसेज, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना बेटा।